Assalamu alaikum students, I am your chemistry teacher. Today 5 June 2020, this lecture for all 10th boys and girls, chapter number 9 हम लोग पढ़ रहे हैं. टॉपिक आज आप लोग पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. आज असल में आप इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे और उसके बाद जो है वो हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे. The topics which will be revised today: equilibrium constant, इसकी definition, its expression, इसका expression कि ये कैसे लिखते हैं, its units, इसके units क्या हैं और इसकी value. डिफरेंट रिएक्शंस के लिए जो है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो डिफरेंट होती है. वो कैसे आप लोग निकाल सकते हैं वो आप लोग करेंगे और कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो हम लोग न्यूमेरिकल्स को समझने के लिए जो है वो करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डेफिनेशन है. अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज अ रेशो. ये रेशो होती है किसके दरमियान? ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स rise to the power of coefficient to the product of concentration of reactant rise to the power of coefficient as expressed in the balanced chemical equation. किसी बैलेंस केमिकल इक्वेशन में प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन और उनकी जो नंबर ऑफ मोल्स हैं यानी कि राइज टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट, उनके कोफिशिएंट की भी साथ में जो है वो उनका हासिले ज़रब, इसकी रेशो किसके साथ? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और उनके कोफिशिएंट के प्रोडक्ट की रेशो जो है वो कहलाती है. दोबारा से मैं बता रही हूँ, बैलेंस केमिकल इक्वेशन में प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और उनके कोफिशिएंट का प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और उनके कोफिशिएंट का प्रोडक्ट, इन दोनों की रेशो जो है वो आप लोगों के पास कहलाती है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. और इसका फार्मूला, इसको रिप्रेजेंट करते हैं के सी के साथ, और इसका फार्मूला जो है वो डेफिनेशन में से ही आपने लिखना है कि प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स राइज टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट, यहाँ तक पहले लिख लेना है. फिर उसके बाद जो है वो नीचे इसके लिखना है द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट राइज टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट. ये जो है वो आप लोगों ने नीचे लिखना है. जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी एक दो दफ़ा बताया है कि प्रोडक्ट आप लोगों ने ऊपर लिखने हैं और रिएक्टेंट आप लोगों ने नीचे लिखने हैं. उसके बाद आ जाती है इसकी डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस. डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू. ठीक है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू जो है वो किस चीज़ पे इन्हिसार करती है और किस चीज़ पे इन्हिसार नहीं करती. सबसे पहले डिपेंडेंस है. द वैल्यू ऑफ केसी डिपेंड्स ओनली ऑन द टेम्परेचर. के टेम्परेचर पे सिर्फ जो है वो केसी वैल्यू डिपेंड करती है, बाकी किसी चीज़ पे ना रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, ना प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, ना प्रेशर, किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करती. ठीक है, ये एमसीक्यूज भी आता है कि आप लोगों से पूछा जाता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो किस पे डिपेंड करता है, तो आप लोगों ने जो है वो फिर इसको टेम्परेचर को जो है वो करेक्ट आंसर टिक करना है. इसकी इंडिपेंडेंस कि ये किस चीज़ पे इन्हिसार नहीं करती. इट डज़ नॉट डिपेंड ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट. ये इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करती कि आपने इब्तदा में जो है वो कितने रिएक्टेंट्स लिए और कितने प्रोडक्ट्स बने. ये उस चीज़ पे डिपेंड नहीं करती. ये सिर्फ डिपेंड करती है टेम्परेचर पे. अब हम लोग न्यूमेरिकल की तरफ आ जाते हैं. तो इसमें जो है वो केसी की वैल्यू आप लोगों ने अब किस तरह से फाइंड आउट करनी है ये आप लोगों ने सीखना है कि जो केसी है वो आप लोगों ने फाइंड आउट किस तरह से करना है.
और केसी आपने कहाँ से निकाला था, लॉ ऑफ मास एक्शन के एक्सप्रेशन से जो है वो आप लोगों ने केसी निकाला था कि इस तरह से जो है वो हम लोग केसी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। वो आपके पास एक्सप्रेशन लॉ ऑफ मास एक्शन का ही यूज़ किया जाएगा, ठीक है। तो अब उसके बाद जो है वो इसके डिफरेंट स्टेप्स हैं केसी की वैल्यू को डिटरमिन करने के या उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करने के। पहला स्टेप है राइट केमिकल इक्वेशन। सबसे पहले जो आपको स्टेटमेंट दी जाएगी उसकी आपने केमिकल इक्वेशन बनानी है। दूसरा कुछ में जो है वो बनाई भी हुई होती है, लेकिन जो है वो कुछ में आप लोगों के पास सिर्फ स्टेटमेंट होती है, आपने खुद जो है वो इक्वेशन बनानी होती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। अब जो आप लोगों के पास केमिकल इक्वेशन आपने बनाई है उसको बैलेंस भी करना है कि कितने नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट जो है यूज़ हो रहे हैं और कितने नंबर ऑफ मोल्स जो है वो प्रोडक्ट बन रहे हैं, ठीक है। उसके बाद पॉइंट नंबर 3, राइट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन, कि आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन जो है वो लिखना है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है पॉइंट नंबर 4 में आपने फिर पुट द कंसंट्रेशन वैल्यू ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अब आपके पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन वैल्यूज हैं उनको आप लोगों ने पुट करना है, जो आपको गिवन होंगी, दी हुई होंगी क्वेश्चन में, ठीक है। फाइंड, और पॉइंट नंबर 5 में अब आपने क्या करना है, फाइंड इट्स यूनिट्स। केसी के जो हैं वो आप लोगों ने यूनिट्स भी फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। एक मोलर कंसंट्रेशन जो आप लोगों के पास होती है उसके यूनिट्स होते हैं मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि मोलर कंसंट्रेशन का यूनिट होता है मोल पर डेसीमीटर क्यूब। एक्टिव मास वाले में मैंने आप लोगों को ये क्लियर किया था, ठीक है, याद आया। अब सबसे पहले जो है वो स्टेप नंबर 1 है, ठीक है। गौर से समझना है 10th क्लास आप लोगों ने केयरफुली। अगर आपको ये समझ आ गए, ठीक है, तो आप लोगों ने एक्सरसाइज के लास्ट पे 4 जो हैं वो न्यूमेरिकल्स आपके चैप्टर नंबर 1 के दिए हुए हैं, वो आपने खुद से करने की कोशिश करनी, ठीक है। इन्हीं की तरह के वो आप लोगों के पास जो है वो न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं, ठीक है। अब स्टेप नंबर 1, फॉर एग्जाम्पल को जो है वो लेके हम लोगों ने अब डिस्कस करना है कि जैसे हम कहते हैं एक्सप्लेनेशन विद एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के साथ आपने इसको एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट जो है वो आप लोगों के पास एग्जाम्पल है, व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट विद आयोडीन at 25 डिग्री सेल्सियस टू फॉर्म हाइड्रोजन आयोडाइड बाय द रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। रिवर्सिबल रिएक्शन है एक जिसमें हाइड्रोजन और आयोडीन रिएक्ट कर रहे हैं। जहाँ रिएक्ट का लफ्ज़ आ जाना है उसका मतलब है कि वो रिएक्टेंट्स होंगे, ठीक है। और टू फॉर्म का मतलब कि ये चीज़ें बन रही हैं, बनने वाली चीज़ें आएंगी आप लोगों के पास किधर, प्रोडक्ट में, ठीक है। कि रिएक्शन के जो हैं वो आप लोगों के पास रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स इस तरह से पता चलते हैं कि जिनमें रिएक्टेंट्स का लफ्ज़ इस्तेमाल किया होगा वो रिएक्टेंट होंगे, और जो आप लोगों के पास फॉर्मेशन हो रही होगी जिनकी, वो आपके पास प्रोडक्ट कहलाएंगे। अब हमने पहली स्टेटमेंट की इक्वेशन बनानी है, तो हाइड्रोजन H2 विच गैस और I2 ये भी एक गैस है, ये दोनों रिएक्टेंट हैं, ये दोनों मिले तो क्या बना, हाइड्रोजन आयोडाइड HI, ये हम लोगों ने बना दिया। अभी हमने इसको बैलेंस नहीं किया, ये याद रखिएगा। हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में ही लिखेंगे क्योंकि ये मॉलिक्यूलर हालत में होती है। आयोडीन जो है वो I2 की फॉर्म में होती है, और फिर हाइड्रोजन आयोडाइड हम लोगों ने लिख दिया। अब इसकी जो है वो दूसरी एग्जांपल है, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया बाय हाबर प्रोसेस हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन रिएक्ट रिवर्सिबली एट 500 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे अमोनिया की फॉर्मेशन होनी है। हाबर प्रोसेस एक प्रोसेस है जिसमें अमोनिया बनाई जाती है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे हाबर प्रोसेस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। अब अमोनिया को आप लोगों ने फॉर्मेशन चूंकि इसकी हो रही है तो ये क्या है, प्रोडक्ट, और हाइड्रोजन और नाइट्रोजन मिल रहे हैं तो ये क्या है, रिएक्टेंट, ठीक है। हाइड्रोजन H2, नाइट्रोजन N2, और अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। अब ये दोनों की इक्वेशन आप लोगों ने बना ली है, ये है आपका स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर टू क्या था कि आपने इक्वेशन को बैलेंस भी करना है।
अब हम ऊपर वाली ही जो है वो जो हमने पहली स्लाइड में इक्वेशंस लिखी थी उनको बैलेंस करेंगे। अब पहली इक्वेशन देखें, H2I2 और इट विल मेक हाइड्रोजन आयोडाइड। अब हाइड्रोजन कितने हैं? 2, ठीक है, 2 एटम है उसके। आयोडीन कितने हैं? यहाँ पे 2 एटम्स हैं। जितने रिएक्टेंट होते हैं उतने ही प्रोडक्ट में जो है वो आपके पास एटम्स होते हैं, ये याद रखिएगा। तो HI आपने लिखा, तो HI तो हाइड्रोजन 1 और आयोडीन भी 1, जबकि रिएक्टेंट में 2 हाइड्रोजन है और 2 ही आयोडीन है, तो हम इसके साथ जो है वो 2 लगा देंगे, तो आपके पास 2 हाइड्रोजन हो जाएंगी और 2 ही आयोडीन हो जाएंगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? 1 मोल हाइड्रोजन का और 1 मोल आयोडीन का मिलके 2 मोल हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते हैं, ठीक है। अब दूसरी इक्वेशन है H2N2, जो हमने पहले लिखा था और प्रोडक्ट में लिखा था NH3। अब H2 यहाँ पे 2 है, N2 भी 2 है, लेकिन प्रोडक्ट में जो है वो हम लोगों ने NH3 लिखा, मतलब N1 और H3। अब ये बैलेंस तो नहीं हो रहे हैं, अब हमने इनको बैलेंस करना है, ठीक है। अब आपने जो है वो क्या करना है, सबसे पहले नाइट्रोजन को देखें। नाइट्रोजन 2 है, ठीक है, तो आपने प्रोडक्ट में नाइट्रोजन के साथ 2 लगा दिया। अब नाइट्रोजन तो आप लोगों के पास फुलफिल हो गई कि जितनी रिएक्टेंट में नाइट्रोजन है उतनी ही प्रोडक्ट में नाइट्रोजन भी बन गई। अब आपने NH3 के साथ पूरे के साथ जो है वो 2 लगाया है, तो इसका मतलब है 3 के साथ अगर आप इसको H के 3 के हाइड्रोजन यहाँ पे 3 है, तो इसको 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइड्रोजन कितने हो गए यहाँ पे 6, जबकि रिएक्टेंट में कितने लिखे हैं आपने 2। तो रिएक्टेंट में 6 करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, हाइड्रोजन को H2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास कितने रिएक्टेंट में हाइड्रोजन हो जाएंगे, रिएक्टेंट में भी कितने 6 हो जाएंगे, रिएक्टेंट में भी 6 और प्रोडक्ट में भी 6। अब ये आपकी इक्वेशन बैलेंस हो गई है। इसका मतलब है कि 3 मोल हाइड्रोजन के 1 मोल नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके 2 मोल अमोनिया के बनाते हैं। अब हम इन एग्जाम्पल्स को 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे स्टेप नंबर 3 से, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 1 को हम पहले करेंगे। इसमें क्या पूछा हुआ था, व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट विद आयोडीन एट 25 डिग्री सेल्सियस टू फॉर्म हाइड्रोजन आयोडाइड बाय रिवर्सिबल रिएक्शन। रिएक्शन भी हम लोगों ने लिख लिया अब, ठीक है। अब हमने स्टेप नंबर 3 क्या था कि Kc का एक्सप्रेशन लिखना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखना है। ये मैंने आप लोगों को पहले भी लिखना बताया है, ठीक है, वैसे ही आप लोगों ने लिखना है। द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू Kf, और इसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन में मैंने आपको बताया था रिएक्टेंट लिखने होते हैं और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन में प्रोडक्ट लिखने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट लिख दिए। उसके बाद आपने इसकी Kc का एक्सप्रेशन भी लिख दिया। Kc इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट ऑन HI स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ और इसकी पावर में 2। अब यहाँ पे 2 नंबर ऑफ मोल्स थे, इसलिए इसकी पावर में 2 आएगा, ठीक है। H2 इसके साथ जो 2 है वो पावर में नहीं आएगा, क्योंकि ये मॉलिक्यूल के नंबर ऑफ एटम्स बताए हुए हैं। मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं, ये एटॉमिसिटी है, ये नंबर ऑफ मोल्स नहीं है, तो ये आप लोगों ने पावर में नहीं लिखने, ठीक है। उसके बाद I2 में भी इसी तरह से है, ये इसकी एटॉमिसिटी है, आपने इसको इसकी पावर में नहीं लिखना क्योंकि ये नंबर ऑफ मोल्स नहीं है, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 1 के लिए स्टेप नंबर 4 क्या था कि अब आपने वैल्यूज़ जो हैं वो पुट करनी है। अब वो वैल्यूज़ कहाँ से आएंगी, आपको वैल्यूज़ जो हैं वो क्वेश्चन के अंदर ही दी हुई हैं, ठीक है। अब वो वैल्यू क्या है, द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस आर H2 हाइड्रोजन की वैल्यू दी हुई है 0.05 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और आयोडीन की वैल्यू दी हुई है 0.06 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और हाइड्रोजन आयोडाइड की दी हुई है 0.49 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ये 3 वैल्यूज़ दी हुई हैं,
कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन, और ये रिएक्शन भी हम लोगों ने लिख लिया। इसके लिए आपने अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तीन चीज़ें आपके पास गिवन है, एक चीज़ जो है वो आप लोगों के पास अननोन है जो आपने फाइंड आउट करनी है। नीचे सॉल्यूशन लिख के आपने अब उन कंसंट्रेशन को लिख लिया कि ये चीज़ें आपके पास हाइड्रोजन गिवन है, आयोडीन गिवन है, और हाइड्रोजन आयोडाइड की कंसंट्रेशन गिवन है, जबकि केसी आप लोगों ने फाइंड आउट करना है। अब ये स्टेप नंबर 4 का ही जो है वो नेक्स्ट पार्ट है, उसमें आपने वैल्यूज़ जो हैं वो अब आगे पुट करनी है कि एक्सप्रेशन सबसे पहले आप लोगों ने लिखना है, जो आपने ऊपर सीखा कि कैसे आपने एक्सप्रेशन निकालना है। ठीक है, अब आपने केसी का एक्सप्रेशन लिखना है, इसके अंदर फिर आप लोगों ने इसकी वैल्यूज़ पुट करनी है। अब देखें, आपने HI जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ पे आपने पुट कर दिया 0.49 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और इसकी पावर में भी 2 लिखना है आपने। ठीक है, उसके बाद H2 की आपने कंसंट्रेशन लिख ली, H2 की जगह आपने लिखना है 0.05 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। उसके बाद आपने I2 की कंसंट्रेशन लिखनी है 0.06 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 10 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, 10 की पावर नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद आपने क्या करना है, अब यहाँ पे जो है वो मैंने यूनिट्स जो हैं वो नीचे निकालने अभी नहीं बताए, आपने सिंपली जो है वो क्या करना है 0.05 को मल्टीप्लाई करना है 0.06 के साथ। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगी वैल्यू 0.0030। अब ऊपर वाले के साथ क्या करना है, अब ये तो एक ही वैल्यू है, लेकिन इसकी आपने जो है वो स्क्वायर लेना है, यानी कि 0.49 को मल्टीप्लाई कर देना है 0.49 के साथ ही, या उसका स्क्वायर लेना है। ठीक है, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.2401। अब इन दोनों वैल्यू को आप लोगों ने डिवाइड कर देना है, सिंपल जैसे आप लोगों को सामने नज़र आ रहा है। 0.2401 को डिवाइड कर देना है 0.2401 को डिवाइड करना है 0.0030 से, आंसर आपके पास आ जाएगा 80। ठीक है, अब यहाँ पे Kc की वैल्यू जो है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू आप लोगों के पास आ गई है 80, और यहाँ पे मैंने लिखा है नो यूनिट्स। ठीक है, नो यूनिट्स का मतलब है कि यहाँ पर इस रिएक्शन के कोई यूनिट्स नहीं आएंगे। ठीक है, अब ये 80 क्या है, ये 80 ऐसी कंसंट्रेशन है, ऐसी वैल्यू है कि जिस पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो है वो इक्वल होंगे, यानी कि हाइड्रोजन और आयोडीन का मिल के हाइड्रोजन आयोडाइड बनाना और हाइड्रोजन आयोडाइड का टूट कर हाइड्रोजन और आयोडीन बनाना जो है, ये दोनों बराबर और ऑपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन हो रहे होंगे इस वैल्यू पे। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो हम लोग आगे इसके यूनिट्स निकालना भी सीखेंगे। अब इसके यूनिट्स आ जाते हैं, जो कि आपका स्टेप नंबर 5 है कि आप लोगों ने जो है वो यूनिट्स कैसे निकालने हैं, ये मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि नो यूनिट कैसे आएगा। ठीक है, अब आपने वैसे ही एक्सप्रेशन लिखना है। ठीक, एक्सप्रेशन लिखने के बाद आपने क्या करना है कि जो आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर कोई भी वैल्यू है, चाहे वो उसके साथ 2 है, 3 है, सिंपल है, तमाम की जगह जो है वो आपने मोल पर डेसीमीटर क्यूब ही लगाना है। ठीक है, सिर्फ आपने जो है वो इस बात को जो है वो अपनी मद्देनज़र रखना है कि जो पावर है इसकी वो आपने करेक्टली जो है वो आगे लेके चलनी। ठीक है, वो चेंज होगी कि अगर किसी की पावर है तो वो आप लगाएंगे, अगर किसी की नहीं है तो वो आप नहीं लगाएंगे, लेकिन आप स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर जो है वो हर एक में मोल पर डेसीमीटर क्यूब ही लिखेंगे। ठीक है, HI की जगह हमने मोल पर डेसीमीटर क्यूब लिखा, लेकिन इसकी पावर 2 है। I2 की जगह आपने मोल पर डेसीमीटर क्यूब लिख दिया, लेकिन इसकी पावर हमने नहीं लिखी क्योंकि इसकी पावर नहीं है। I2 की जगह हम लोगों ने मोल पर डेसीमीटर क्यूब लिख दिया, इसकी भी पावर नहीं है। ठीक है, अब दूसरे स्टेप में हमने क्या किया,
कि जो ऊपर स्केयर है उसको हमने 2 दफ़ा लिख लिया है। मोल पर डेसीमीटर क्यूब का स्केयर मतलब कि उसको आपने 2 दफ़ा लिख लेना है। 2 दफ़ा लिख लिया हमने। अब देखें आप दोनों के ऊपर जो हैं और उसके डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर में जो है वो दोनों मौजूद हैं, ठीक है। तो दोनों आपस में जो है वो कट हो गए, तो यूनिट जो है वो आपके पास कोई भी नहीं आएगा। यानी कि ऐसा रिएक्शन जिसमें नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में इक्वल होते हैं, उसमें कोई भी यूनिट नहीं आता। जी, एग्जाम्पल नंबर 2 है आप लोगों के पास। एग्जाम्पल नंबर 2 को भी हम लोग जो है वो स्टेप नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 थी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया बाय हाबर प्रोसेस हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन रिएक्ट रिवर्सिबली एट 500 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब इक्वेशन भी हम लोगों ने लिख ली और वैसे ही आप लोगों ने जो है वो यहाँ पे भी केसी की वैल्यू एक्सप्रेशन निकालना है। ठीक है, कि आपके पास अमोनिया जो है वो उसके 2 नंबर ऑफ मोल्स हैं तो उसकी पावर में 2 आएगा। नाइट्रोजन के जो है वो 1 मोल है तो इसकी पावर में कुछ भी नहीं लिखेंगे, और हाइड्रोजन जो है वो उसके 3 नंबर ऑफ मोल्स हैं, इसलिए हम लोग उसकी पावर में जो है वो 3 लिखेंगे। तो इस तरह से जैसे आपने हाइड्रोजन और आयोडीन की एग्जांपल में किया, वैसे ही आप लोगों ने इसका भी एक्सप्रेशन निकालना है। अब एग्जांपल नंबर 2 का जो है वो आपने स्टेप नंबर 4 करना है, यानी कि आपको अब ये न्यूमेरिकल पूरा दिया हुआ है, इसी तरह से आपके एक्सरसाइज में मौजूद होंगे। तो यहाँ पे वैल्यूज़ जो हैं वो आपको N2 की भी दी हुई है, H2 की भी दी हुई है और NH3 की भी वैल्यू दी हुई है। ठीक है, तो इक्वेशन भी हम लोगों ने लिख ली, बैलेंस भी कर ली। उसके बाद आपने सॉल्यूशन जब लिखना है तो आपके पास जो गिवन है वो भी लिख लेने हैं, और जो आपने फाइंड आउट करना है वो चीज़ भी लिख लेनी है। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमने फाइंड आउट करना है, तो ये इसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा दिया, और बाकी N2 की वैल्यू आपके पास दी हुई है, H2 की भी दी हुई है और NH3 की भी वैल्यू यहाँ पे मौजूद है। अब स्टेप नंबर जो है वो 4 का ही एग्जाम्पल नंबर 2 का सेकंड पार्ट है। उसमें आप लोगों ने क्या करना है कि जैसे आपने एक्सप्रेशन ऊपर लिखा था एग्जाम्पल नंबर 2 का, वैसे ही एक्सप्रेशन यहाँ पे दोबारा आपने लिखना है, और उस एक्सप्रेशन के अंदर जो है वो फिर आपने वैल्यूज पुट करनी है। NH3 की जगह 0.113 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और इसकी पावर 2 आएगी क्योंकि 2 नंबर ऑफ मोल्स बन रहे थे, और उसके बाद N2 की जगह 0.602 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, इसके जो है वो नंबर ऑफ मोल्स 1 है तो हम पावर में कुछ भी नहीं लिखेंगे। उसके बाद 0.420 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और इसकी पावर में हम लोग लिखेंगे 3 क्योंकि इसकी पावर में जो है 3 नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो क्योंकि ये यूटिलाइज हो रहे थे रिएक्शन में। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, 0.113 को मल्टीप्लाई करना है 0.113 के साथ, यानी कि इसका स्केयर ले लेना है। उसके बाद आपने 0.420 का क्यूब लेना है, यानी कि 0.420 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है आपस में। ठीक है, जो वैल्यू आएगी उसको आप लोगों ने मल्टीप्लाई कर देना है 0.602 के साथ, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.0446, जबकि ऊपर वाली वैल्यू आएगी 0.0128। अब आपने 0.0128 को डिवाइड कर देना है 0.0446 के साथ। ठीक है, आंसर आपके पास आ जाएगा 0.2869 मोल पर स्क्वायर डेसीमीटर क्यूब। यहाँ पे इसके यूनिट्स आएंगे, और अब ये यूनिट्स कैसे आएंगे वो आप लोग आगे जो है वो स्लाइड में, नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, और फिर आप यहाँ दोबारा जो है वो इस स्लाइड को खोल के देखिएगा कि आपने जो है वो नंबर ऑफ मोल्स किस तरह से निकाले हैं। अब एग्जांपल नंबर 2 के जो हैं वो यूनिट्स निकालने हैं, आपने स्टेप नंबर 5 उसका करना है। अब इसमें क्या करना है, सेम वैसे ही आपने जो है वो इसके पहले केसी के एक्सप्रेशन लिखना होता है, इक्वेशन लिख के उसका एक्सप्रेशन लिखना है, और एक्सप्रेशन में आपने
हर एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो है वो मोल पर डेसीमीटर क्यूब पुट करना है, और जो आपके पास पावर में आएंगी उनको एज इट इज जो है वो लिखना है। अब ऊपर वाले में जो है वो आपके पास पावर में 2 है, तो मैंने 2 दफ़ा जो है वो मोल पर डेसीमीटर क्यूब लिख लिया। अब नीचे वाले में जो है वो 1 दफ़ा सिंगल टाइम है, और बाकी जो है वो 3 दफ़ा जो है वो आपने मोल पर डेसीमीटर क्यूब लिखना है। तो वैसे ही मैंने किया कि जो है वो 4 दफ़ा जो है वो मोल पर डेसीमीटर क्यूब लिख लिया। अब इसमें डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर में जो है वो 2-2 मोल पर डेसीमीटर क्यूब आपस में कट हो जाएंगे, और आपके पास क्या बचेगा, 2 मोल पर डेसीमीटर क्यूब बचेंगे। ठीक है, चूंकि ये नीचे मौजूद हैं, जब आप इसको ऊपर लेकर जाएंगे, ठीक है, तो आप लोगों के पास जो है वो इसका साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। 2 मोल हैं तो ये 2 हो गया। जब आप उसको ऊपर जो है वो लेकर जाएंगे तो आपके पास माइनस इसके साथ लगाएंगे, जबकि जो क्यूब वाला माइनस है वो ख़त्म हो जाएगा, और ये 3 और 3 दोनों को प्लस कर देंगे तो आपके पास आ जाएंगे मोल पर स्क्वायर डेसीमीटर क्यूब, ये इसके यूनिट्स आ जाएंगे। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 3, उसको आप लोगों ने कैसे करना है। जो पहली 2 एग्जाम्पल्स थी वो बिल्कुल सेम थी। ठीक है, अब ये तीसरी जो एग्जाम्पल है ये थोड़ी डिफरेंट है, और ये आपके एमसीक्यूज भी है एक्सरसाइज में। डिफरेंट इस तरह से है, मेथड सारे का सारा वही है। आपने यहाँ पर जो है वो प्रोडक्ट की जो है वो कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है कि आपके पास अकॉर्डिंग टू मैथ अगर 4 चीज़ें मौजूद हों, ठीक है, 4 चीज़ें हैं और उनमें से 3 चीज़ें जो हैं वो गिवन हैं और एक चीज़ आपने फाइंड आउट करनी है, तो आप उसको आसानी से कर सकते हैं फाइंड आउट। ठीक है, सेम उसी तरह से यहाँ पर भी 4 चीज़ें मौजूद हैं, 3 की वैल्यूज़ आप लोगों को गिवन है और एक की जो है वो आपने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे रिएक्शन है PCl3 और Cl2 के दरमियान, और ये बनाते हैं PCl5। ठीक है, और अब यहाँ पे हमने रिएक्शन सबसे पहले लिखना है PCl3 और इसके साथ मिलता है Cl2 और ये बनाते हैं PCl5। यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू भी दी हुई है 0.13 पर मोल डेसीमीटर क्यूब, और PCl3 और Cl2 की भी वैल्यू दी हुई है, PCl3 की 10.0 और मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और Cl2 की जो है वो 9.0 मोल पर डेसीमीटर क्यूब वैल्यू है, और Kc आप लोगों ने फाइंड आउट करना है। और अब इसका जो है वो आगे क्या करना है कि Kc का एक्सप्रेशन लिखना है। ठीक है, PCl5 चूँकि प्रोडक्ट है तो हमने ऊपर लिख लिया, PCl3 और Cl2 को हमने नीचे लिख दिया। और ये आप लोगों के पास इनके पावर में कोई भी चीज़ नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स नहीं थे, 1 मोल्स ही जो हैं वो 1 मोल PCl3 का यूज़ हो रहा था और 1 मोल जो है वो Cl2 का यूज़ हो रहा था और 1 मोल ही PCl5 बना रहा था। ठीक है, यहाँ पे ये जो है वो अपने दिमाग में आप लोगों ने नहीं लेकर आना कि आपके पास रिएक्टेंट में जो है वो जितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे उतने ही प्रोडक्ट में भी बनेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये डिफरेंट भी हो सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे रिएक्टेंट में 2 नंबर ऑफ मोल्स हैं जबकि प्रोडक्ट में 1 नंबर ऑफ मोल्स हैं। हाइड्रोजन और आयोडीन वाली में 2 नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट थे और 2 ही नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट के बन रहे थे, जबकि अमोनिया वाली एग्जांपल में जो है वो 4 नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट में थे जबकि 2 नंबर ऑफ मोल्स जो है वो प्रोडक्ट में बन रहे थे। ठीक है, अब आपने Kc की वैल्यू की जगह Kc की वैल्यू पुट कर देनी है और जो आपके पास PCl5 है उसको एज इट इज़ रहने देना है। अब आपने करना क्या है कि PCl5 को आपने यहीं पे रहने दिया, जबकि ये जो नीचे जो आप लोगों के पास 2 वैल्यूज़ मौजूद हैं उनको आप लोगों ने दूसरी साइड पे लेकर जाना है। वहाँ पे लेकर जाके आपने इन तीनों वैल्यूज़ को जो है वो मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करने से आपके पास आंसर आएगा 11.7 और इसके यूनिट्स हैं पर मोल डेसीमीटर क्यूब। अब यूनिट्स कैसे आए वो अगली स्लाइड में आप लोग देखेंगे। यहाँ PCl5 वाले में आप लोगों ने यूनिट्स कैसे निकालने हैं, जो Kc के साथ यूनिट्स होते हैं वही आंसर के साथ आते हैं। ठीक है,
तो आपको जो है वो यहाँ पर आंसर के साथ यूनिट्स लगाने में तो कोई इशू ही नहीं आएगा, क्योंकि जो केसी के साथ यूनिट्स हैं वही आपने लगाने हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है वो यूनिट्स निकालते हुए आप लोगों ने क्या करना है कि देखें, केसी को वैसे ही लिखा रहने देना है, और आप लोगों ने PCl5 की जगह भी जो है वो आप लोगों ने मोलर कंसंट्रेशन लिख देनी है, और बाकी दोनों की जगह भी जब आप इन दोनों को कट करेंगे तो आपके पास डिनोमिनेटर में जो है वो 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब रह जाएगा। जब आप इसको न्यूमिनेटर में लेकर जाएंगे, ऊपर लेकर आएंगे, तो ये पर मोल डेसीमीटर क्यूब बन जाएगा। इस तरह से इस रिएक्शन के जो हैं वो यूनिट्स हैं पर मोल डेसीमीटर क्यूब। थैंक यू 10th क्लास। अच्छे तरीके से जो है वो आपने एक्सरसाइज के भी न्यूमेरिकल्स जो हैं वो करने हैं।